मीट एक्सपीरियंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। हमने ऑलरेडी फ्लावर पढ़ लिया था। देन उसके बाद हमने देखा था फ्लावर के पार्ट्स के बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखे थे, जिसमें मेल गेमिट बनाना हमने सीखा था, जिसमें स्टामिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, माइक्रोएस्ट्रोजेन पढ़ा था, और जो मेल गेमिटोफाइट है पोलन ग्रेन वो कैसे बनता है वो हमने देख लिया था। तो हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। 2 सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म से रिलीज होता है एंड रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होता है, जिसको हम मेल गेमिटोफाइट बोलते थे। अब आगे देखने हैं कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी। आपको ये पॉइंट समझना है कि ये किसी स्पीसीज का पार्टिकुलर नाम नहीं बता रहा है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी, तो कुछ स्पीसीज हैं प्लांट के जो सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं। देन ब्रोंकियल एफ्लेक्शन इन सम पीपुल, कुछ पीपल में ब्रोंकियल एफ्लेक्शन होता है जो लॉन्ग टाइम एक्सपोजर ऑफ पोलन में रहते हैं। जैसे कि कोई 10 सालों से या 20 सालों से ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे पोलन का एक्सपोजर उसको कंटिन्यूस मिल रहा है, तो उसके चांसेज हैं कि आफ्टर लीडिंग टू उसको क्या हो जाए, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस है। हो सकता है पर्सन टू पर्सन, किसी भी पोलन से किसी भी पर्सन को एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट, इट मे बी मेंशन डैट पार्थेनियम, जिसको कैरोट ग्रास भी बोलते हैं, डैट कम इनटू इंडिया एज कंटिमिनेटेड विथ इम्पोर्टेड वीट। तो आपको ध्यान रखना है पार्थेनियम किसके साथ आया था, वीट के साथ आया था। अदर कंट्री से पहले हम वीट मंगाते थे, तो वीट के साथ पार्थेनियम आया, जो कि एक यूबिक्विटस इन अकरेंस है और पोलन एलर्जी कॉज करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। पार्थेनियम जो कैरोट ग्रास है, फैमिली है एस्टेरेसी, आपको ध्यान रखना है। और ये जो पार्थेनियम कैरोट ग्रास है वो अमेरिकन ट्रॉपिक में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, तो कुछ पोलन ग्रेन होते हैं जो रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पोलन टैबलेट यूज एज ए फूड सप्लीमेंट, तो आपको सर्टन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन वेस्टर्न कंट्रीज, ध्यान रखना है इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। वेस्टर्न कंट्रीज में आपको ये जो पोलन है वो टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट और रेस हॉर्सेस। देन आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, पोलन प्रोडक्ट्स कुछ दिख रहे हैं, पोलन बीज फ्रॉम इंग्लैंड, यहाँ पे 30 टैबलेट है एंड नेट वेट कितना है 0.45 ओज। तो आपको ध्यान रखना है। टीनी गोल्डन पॉड, ये दिख रहा है गोल्डन पॉड आपको दिख रहे हैं, इसमें दिखेंगे पोलन से जो बने प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वंस दे आर सेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी इट इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब आपको समझना है कि जो पोलन है वो रिलीज़ हो गया, पोलन अगर रिलीज़ हो गया और मान लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, बाद में ये समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे, तो पोलन रिलीज़ होने के बाद एक कुछ टाइम पीरियड होता है जब तक कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद उसके पास एक एबिलिटी होती है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। मान लो कि स्टिग्मा के पास पहुंच गया और पहुंचने के पहले ही उसकी जो एबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की वो लूज़ हो गई, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि पोलन रिलीज़ के बाद, पोलन मान लो रिलीज़ हो गया, तो रिलीज़ के बाद स्टिग्मा तक पहुँचने के बाद जितना टाइम लगता है वो पोलन वाइबल रहता है, उसको बोलते हैं पोलन वाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी। अब पूछ रहा है कि कौन पोलन जो है वो कितना देर तक अपनी एबिलिटी को बनाए रख सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी पोलन की वाइबिलिटी होती है वो पहले तो आपको ध्यान रखना है हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो पोलन की वाइबिलिटी है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो कौन सी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। तो पोलन वाइबिलिटी हाईली वेरिएबल होता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। इन सम सेरल सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। जो राइस होते हैं और वीट होते हैं, इसमें पोलन रिलीज जो होता है, रिलीज़ के बाद सिर्फ 30 मिनट के लिए उसका पोलन वाइबल होता है। 30 मिनट के लिए पोलन वाइबल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर 30 मिनट के पहले 30 मिनट तक अगर ये जो पोलन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच गया तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, अगर इसके बाद पहुंचेगा तो वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहेगा। देन इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, ये 3 फैमिली है, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी,
दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर ए मंथ। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 फैमिली रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, इसका जो पोलन का वायबिलिटी है वो 30 दिनों के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है You may have heard of storing semen, sperm of many animals including human for artificial insemination। तो ऑब्वियसली बात है, आपने सुना होगा कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है उसके लिए स्पर्म हम स्टोर करके रखते हैं इन काऊ या बुफेलो वगैरह। तो वैसे ही हम पोलन को भी स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब पोलन की वायबिलिटी हम आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं। तो कैसे? इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ए ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। उसके लिए हमें क्या चाहिए? लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रखेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में, तो वो मैनी ईयर्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सच स्टोर पोलन कैन बी यूज एज पोलन बैंक। अब ओबियसली बात है, हम पोलन को स्टोर करके रखें तो पोलन बैंक की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लड बैंक वगैरह आपने सुना होगा। सिमिलर टू सीड बैंक, सीड स्टोरेज को सीड बैंक बोलते हैं। इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम जान लेते हैं, XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन क्यों बोला? XC2 का मतलब होता है ऑफ साइट। अगर हम पोलन को प्लांट में ही कंजर्व करते तो उसको In-situ बोलते हैं, लेकिन पोलन को हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल प्लेस बनाया जो लाइक लिक्विड नाइट्रोजन है और -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो प्लांट से बाहर हम उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर स्टोर करके रखते हैं। इसलिए जो सीड बैंक है, सीड बैंक या फिर पोलन बैंक, आपको ध्यान रखना है सीड बैंक एंड पोलन बैंक आर एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। ओके, तो यहाँ तक हमने पोलन के बारे में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द पिस्टिल। मैंने आपको बताया है पिस्टिल क्या होता है। पिस्टिल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि बनाता है क्या, गायनोएसियम। तो अब हम पिस्टिल पढ़ेंगे, देन उसके बाद समझेंगे मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, एंड देन एम्ब्रियोसेक क्या होता है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था स्टामिन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है और पोलन से क्या होता है, तो उसके इक्विवेलेंट ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कुछ पॉइंट्स है जो मैं ऑलरेडी NCERT में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसको साइड में लिखा है, ऐसा क्यों? तो ऑब्वियसली बात है कि ये जब मैं रिवीजन करूँगा NCERT तो मुझे जो पॉइंट्स ज़्यादा याद करने हैं और वो याद होने ही चाहिए, तो उस पॉइंट्स को मैंने साइड में लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस और व्हीट में जो वायबिलिटी होती है वो 30 मिनट के लिए होती है, और जो 3 फैमिली होते हैं रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, इसकी वायबिलिटी 1 मंथ के लिए होती है। तो ये मैंने साइड में नोट किया ताकि मुझे रिविजन्स में आसानी हो। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे द पिस्टिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेगास्पोरेंजियम जो ओव्यूल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम ध्यान रखना, ओव्यूल हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। एंड देन एम्ब्रियोसेक क्या होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। गायनोएसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसे हमने ऑलरेडी फ्लावर के टाइम पे ही डिस्कस किया था कि गायनोएसियम रिप्रेजेंट द फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट है द गायनोएसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल। या तो हो सकता है अगर गायनोएसियम एक सिंगल पिस्टिल से बना है तो उस फ्लावर को बोलेंगे मोनोकार्पेलिडी। ठीक है, अगर गायनोएसियम सिर्फ सिंगल पिस्टिल से बना है तो उस फ्लावर को बोलेंगे मोनोकार्पेलिडी। या फिर जो गायनोएसियम है वो एक से ज़्यादा मोर देन 1 पिस्टिल से बना है तो उस फ्लावर को बोलेंगे मल्टीकार्पेलिडी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि मोनोकार्पेलिडी तो एक ही होता है, लेकिन जो मल्टीकार्पेलिडी है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं। या तो ये फ्यूज फॉर्म में रहेंगे, फ्यूज फॉर्म में रहेंगे तो सिनकार्पस बोलते हैं, और मल्टीकार्पेलिडी अगर फ्री फॉर्म में रहेंगे तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे मोनोकार्पेलिडी का सिर्फ एक ही फॉर्म है और मल्टीकार्पेलिडी के 2 फॉर्म हैं, जिसमें आपको एक फ्यूज फॉर्म में रहेगा तो सिनकार्पस और फ्री फॉर्म में रहेगा तो एपोकार्पस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट। अब जो एक पिस्टिल होता है उसके पास 3 पार्ट होते हैं। हम पढ़ेंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 पार्ट हैं। जो पिस्टिल है, पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो वो हम डायग्राम में देखेंगे। चलो, तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी क्या होता है। तो ये एक पिस्टिल है, इस पिस्टिल में ये जो अपर पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। अपर पार्ट जो दिख रहा है ये है स्टिग्मा। देन आपको स्टिग्मा से नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टाइल। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको बोलते हैं स्टाइल। एंड देन लोअर पार्ट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। और आप देख रहे हो कि ओवरी थैलेमस से अटैच्ड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पिस्टिल के 3 पार्ट कौन से, पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा पे ही पोलन लैंड करता है। स्टिग्मा पे क्या होता है, पोलन लैंड होता है। मतलब मेल गेमिट कहाँ आता है, मेल गेमिटोफाइट, एक्चुअल में मेल गेमिटोफाइट यहाँ पे
आता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है एंड देन स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास जाता है, क्योंकि ओवरी के पास क्या रहता है, ओव्यूल रहता है। वो सब हम स्ट्रक्चर अभी थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे। अभी हमें समझ में आया कि ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे स्टिग्मा के बारे में लिखा है द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बेनिथ द स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा के नीचे से एक लॉन्ग सिलेंडर ओरिजिनेट होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है द बेसल बल्ज पार्ट, द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल को क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो पिस्टिल होता है उसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। जो ओवरी होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ये ओवरी है, तो इस ओवरी के अंदर एक ओवेरियन, सो फॉर एग्जांपल मान लो ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर क्या रहेगा, एक ओवेरियन कैविटी रहेगा। ये क्या हो गया, ओवेरियन कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब होता क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉर मान लो कि ये जो बेसल पार्ट है ये है ओवरी। ठीक है, अब ओवरी के अंदर क्या देखा, ओवरी के अंदर देखा कि एक ओवेरियन कैविटी है। ओवरी के अंदर क्या है बच्चे, एक ओवेरियन कैविटी है। अब इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है, तो द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर ऐसे प्लासेंटा लगे रहते हैं और इस प्लासेंटा से ओव्यूल लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल, इसको बोलते हैं ओव्यूल। तो आपको ध्यान रखना है कि ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओवेरियन कैविटी रहता है। इस कैविटी को बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। ठीक है, अब इस लोक्यूल के अंदर, लोक्यूल से प्लासेंटा के थ्रू ओव्यूल अटैच रहता है। लोक्यूल से प्लासेंटा के थ्रू ओव्यूल अटैच रहता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। 11th के मॉर्फोलॉजी में आपने डिफरेंट टाइप्स के डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन पढ़ा होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया था मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस जो होता है, मल्टी कार्पेलरी के 2 फॉर्म, एक तो एपोकार्पस और एक सीन कार्पस। तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, रोज, लोटस और माइकेलिया। देन मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, पेपेवर, हिबिस्कस, मस्टर्ड एंड टोमेटो। ये आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो आपको चारों एग्जांपल वहाँ पे मिल जाएंगे। देन आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो रोज, लोटस और माइकेलिया वहाँ पे एग्जांपल मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस और एपोकार्पस है तो आपको ये एग्जांपल याद होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है A नंबर का, इसको बोलते हैं हिबिस्कस। ये हिबिस्कस का पिस्टिल है, आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। देन ये पेपेवर कैसा दिख रहा है, ये फ्यूज्ड फॉर्म में दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा फ्यूज्ड फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए ये मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस का। ये भी आप देखो यहाँ पे जो स्टिग्मा है फ्यूज फॉर्म में दिख रहा है, तो फ्यूज फॉर्म में होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सीन कार्पस बोलते हैं। देन यहाँ पे जो पिस्टिल दिख रहा है माइकेलिया में आपको फ्री फॉर्म में दिख रहा होगा, इसलिए मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस में ये आता है और माइकेलिया के साथ रोज और लोटस भी आते हैं। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल याद होने ही चाहिए। देन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ओव्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब पिस्टिल के पास 3 स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन और गेमिट, फीमेल गेमिट फॉर्मेशन होता है वो ओवरी के अंदर ही होता है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल बनता है, ओवरी के अंदर ही सीड बनता है और ओवरी से ही फ्रूट बनता है। हम देखेंगे ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। तो कैसे बनता है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारा ओवरी है। तो हम ओवरी का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। ओवरी और ओव्यूल के कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले पिस्टिल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। तो पिस्टिल के 3 पार्ट में सबसे जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, देन सिलेंडर पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, एंड जो बेसल पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। और अभी हमने देखा है कि ओवरी के अंदर क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी होती है। अब इस ओवेरियन कैविटी से क्या अटैच रहता है, हमें पता है कि इस ओवेरियन कैविटी से प्लासेंटा अटैच रहता है। तो मान लो ये जो लोक्यूल है, इस लोक्यूल के अंदर ऐसे प्लासेंटा अटैच रहते हैं। अब इस प्लासेंटा से एक स्टॉक निकलता है, इस प्लासेंटा से एक स्टॉक निकलता है और इस स्टॉक से एक ओव्यूल अटैच रहता है। ऐसे इस प्लासेंटा से स्टॉक अराइज हुआ और इस स्टॉक के हेल्प से यहाँ पे एक ओव्यूल अटैच हो गया। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में लाइन है, मैं आपको समझा दूं। एनसीईआरटी में लाइन क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया। अब इसी ओव्यूल का एक दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया एक प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मेगा स्पोरेंजिया है इसी को हम ओव्यूल बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी मे बी 1। अब हो सकता है कि जो हमने ये डायग्राम देखा, इस ओवेरियन कैविटी में हो सकता है कि सिर्फ एक ही ओव्यूल हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि इसमें और भी ओव्यूल ऐसे अटैच हो सकते हैं। मतलब या तो एक ओव्यूल होगा या फिर इस ओवेरियन कैविटी में प्लासेंटा के थ्रू बहुत सारे ओव्यूल अटैच होंगे। ठीक है,
तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, इसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल, और लोक्यूल के अंदर ये प्लासेंटा रहता है। लोक्यूल के अंदर प्लासेंटा अटैच रहता है, प्लासेंटा, और इस प्लासेंटा से स्टॉक निकलता है। ये जो स्टॉक निकला है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो स्टॉक है इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ओवेरियन कैविटी में हो सकता है कि एक ओव्यूल हो। अगर एक ओव्यूल होगा तो उसका एग्जाम्पल है वीट। अगर एक ओव्यूल होगा तो उसका एग्जाम्पल वीट है, एंड पैडी है, या फिर मैंगो है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उस ओवेरियन कैविटी में बहुत सारे ओव्यूल हों, जिसका एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। ये आपको याद रखना है, इससे नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैंने इसको साइड में भी एग्जांपल नोट किए हुए हैं ताकि मुझे ध्यान रहे कि मुझे ये याद करना है। तो आप भी साइड में नोट कर सकते हो ताकि आप भी रिविजन फास्ट कर सको और ईजिली कंसेप्चुअल चीज़ों को याद कर सको। तो अब आगे देखेंगे, तो हम डिटेल में अब इसी की स्टडी करेंगे। ये जो ओव्यूल है जिसको हमने एक को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, या बहुत सारे होंगे तो इसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। अब जैसे कि मैंने बताया था मेगा स्पोरेंजिया, आपको एक टर्म सुना होगा आपने माइक्रो स्पोरेंजिया, जहाँ पे माइक्रो स्पोर बनते हैं। वैसे ही मेगा स्पोरेंजिया एक प्लेस है, मेगा स्पोरेंजिया एक प्लेस है जहाँ पे मेगा स्पोर बनता है, जहाँ पे मेगा स्पोर बनता है। आपको ध्यान रखना है मेगा स्पोर, और इसी मेगा स्पोर को हम बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट। अब हम देखेंगे अब फीमेल गेमिटोफाइट कैसे बना। जैसे कि हमें वहाँ पे देखा था पोलन ग्रेन कैसे बना, तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने थे। माइक्रो स्पोरेंजिया कैसे होता है, उसमें कौन से सेल होते हैं, कौन से सेल से माइक्रो स्पोर डेवलप होते थे। वैसे ही यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया देखेंगे, मेगा स्पोरेंजिया में कौन से सेल होते हैं जिससे मेगा स्पोर बनता है। तो अभी हम मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे, मींस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। पहले डायग्राम से समझेंगे, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे। तो मान लो कि मैंने अभी बताया कि एक प्लासेंटा है, इस प्लासेंटा से एक स्टॉक निकलता है। मान लो ये स्टॉक है, ठीक है। अब इस स्टॉक से एक ओव्यूल जुड़ा रहता है, ठीक है। मान लो ये ओव्यूल जुड़ा रहता है। तो जिस पॉइंट पे ये ओव्यूल, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओव्यूल, जिस पॉइंट पे ये स्टॉक, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का नाम है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल ये है प्लासेंटा, मान लो ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करने के लिए एक स्टॉक होता है, उस स्टॉक का नाम है फ्यूनिकल। अब जो फ्यूनिकल होता है जिस पॉइंट पे अटैच होता है, जिस पॉइंट पे ये अटैच होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। ध्यान रखना है, इस पॉइंट को बोलेंगे हाइलम। अब यहाँ पे हमें समझ में आया कि प्लासेंटा एक स्टॉक के थ्रू अटैच रहता है ओव्यूल से, इस स्टॉक का नाम है फ्यूनिकल, और ओव्यूल अटैच्ड हो गया। ओव्यूल जहाँ पे अटैच्ड होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। मतलब हाइलम क्या है, हाइलम एक जंक्शन है। हाइलम क्या है, जंक्शन है। तो किसके बीच में, एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा भी है, हम कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी का भी कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल, उस स्टॉक का नाम है फ्यूनिकल। देन दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। मतलब फ्यूनिकल जहाँ पे ओव्यूल के बॉडी पे फिक्स्ड होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल एक सिंगल लेयर या डबल लेयर से कवर्ड रहता है। उस सिंगल लेयर या डबल लेयर को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। फॉर मान लो कि ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल ऐसे डबल लेयर से कवर्ड रहता है, इसको बोलते हैं, इस कवरिंग को बोलते हैं, ये ऐसे डबल लेयर से या सिंगल लेयर से कवर्ड रहता है, इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। ओव्यूल की कवरिंग को बोलते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। अब ये इंटेगुमेंट ये इसको कंप्लीट कवर नहीं करता। मतलब कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। अब आगे देखते हैं, तो हमें समझ में आया कि ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। अब ओव्यूल के अंदर एक सेल होता है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। अब यहाँ पे हमें देखा जो इंटेगुमेंट लेयर होती है, ये इंटेगुमेंट लेयर एक्चुअल में किस चीज को कवर करती है, तो इसमें एक सेल होता है, उस सेल का नाम है न्यूसेलस। तो इसमें ऐसे सेल्स रहते हैं, इस सेल्स को बोलते हैं न्यूसेलस। ऐसे सेल रहते हैं, इस सेल को बोलेंगे क्या, सेल को बोलेंगे न्यूसेलस। अब यहाँ पे यही पॉइंट आपको समझना है कि न्यूसेलस जो है वो इंपॉर्टेंट सेल है जिससे हमें मेगा स्पोर बनाना है। लेकिन उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझना है कि जैसे हमने समझा कि ये माइक्रोपाइल एंड है जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, तो हमें ये पॉइंट समझना है कि अगर ये एंड माइक्रोपाइलर एंड है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले एंड का नाम हम रखते हैं, एक नाम रखते हैं चला जा।
ये ध्यान रखना है। चलाजा जो एंड है हमें ध्यान रखना है, जिधर इंटेगुमेंट एब्सेंट रहता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन, एंड उसके जस्ट अपोजिट वाले पोल को बोलते हैं हम चलाजा। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी टर्म मैंने बताए, प्लासेंटा से अटैच रहता है, प्लासेंटा एक स्टॉक अराइज करता है जिससे ओव्यूल अटैच रहता है, जिस पॉइंट पर अटैच रहता है उसको हाइलम बोलते हैं, जिस स्टॉक से अटैच रहता है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं, और ओव्यूल का एक कवरिंग होता है सिंगल लेयर या डबल लेयर जिसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। इंटेगुमेंट के अंदर जो सेल होती है उसको न्यूसेलस बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, या फिर माइक्रोपाइल, इस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, इस एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट वाले एंड को बोलेंगे चलाजल एंड। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम नहीं बनाता तो आपको एनसीईआरटी से समझ नहीं आता, तो आप देख सकते हो डायग्राम, और डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो किधर, एनसीईआरटी के साइड में। ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया गया। अगर मैं बना के नहीं समझाता तो ये आपको डायग्राम पूरी कंप्लीट समझ में नहीं आती। तो अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे न्यूसेलस। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सेक बना दिया। अब एम्ब्रियो सेक मैं अभी बना दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसी न्यूसेलस से ये एम्ब्रियो सेक बनता है। अभी हम बनाना सीखेंगे, तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि एम्ब्रियो सेक कैसे बन गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप बस ध्यान रखो कि ये एक ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के अंदर एक न्यूसेलस सेल है। बस आप इतना समझ के रखो कि इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस सेल है। अब इस न्यूसेलस सेल से एम्ब्रियो सेक कैसे बनेगा वो थोड़ा हम आगे डिटेल में देखेंगे। तब तक ये एनसीईआरटी की लाइन कवर कर लेते हैं जो कि मैं डायग्राम बनाकर बताया था। तो यहाँ पे पॉइंट है हाइलम, हमें समझ में आ गया। 10 हाइलम रिप्रेजेंट क्या, जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल इंटेगुमेंट। प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। इंटेगुमेंट इनसर्कल द न्यूसेलस, मतलब इंटेगुमेंट किस चीज़ को कवर करता है, न्यूसेलस को कवर करता है। एक्सेप्ट एट द टिप, मतलब जहाँ पे टिप पे क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को माइक्रोपाइलर बोलते हैं, जहाँ पे जो इंटेगुमेंट लेयर होता है वो एब्सेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। देन अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, चलाजा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चलाजा होता है वो क्या होता है, बेसल पार्ट होता है या टिप होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो चलाजा होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा है कि इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट इज मास ऑफ द सेल कॉल न्यूसेलस, उसको न्यूसेलस कहते हैं। एंड द सेल ऑफ न्यूसेलस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस एक्चुअल में इस ओव्यूल के अंदर जो सेल होता है न्यूसेलस बोलते हैं, और इस न्यूसेलस के पास एबंडेंट फूड मटेरियल होता है। न्यूसेलस के पास एबंडेंट फूड मटेरियल होता है, और फूड मटेरियल क्या काम करता है, तो ऑब्वियसली बात है इस न्यूसेलस सेल से क्या बनेगा, न्यूसेलस सेल से बनेगा मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो कौन देगा, न्यूसेलस देगा। कैसे देगा, हम एक एक चीज़ को समझेंगे। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गेमिटोफाइट। न्यूसेलस सेल के अंदर ही एम्ब्रियो सेक बनता है, न्यूसेलस सेल से ही बनता है, और फीमेल गेमिटोफाइट, इस एम्ब्रियो सेक को क्या बोलते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एम्ब्रियो सेक है, ये एम्ब्रियो नहीं है, एम्ब्रियो सेक है, और एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फीमेल गेमिटोफाइट के पास क्या होगा, फीमेल गेमिट होगा। कैसे बनेगा ये हम अभी समझेंगे, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ ए सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म फ्रॉम ए मेगा स्पोर। एक मेगा स्पोर से एक एम्ब्रियो सेक ही बनता है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में डायग्राम बना के। ये पैराग्राफ आपको इजीली समझ में आएगा, हम डायग्राम से समझेंगे। देन उसके बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस भी डायग्राम से मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके जितने भी प्रोसेस है आपको डायग्राम से सारे क्लियर समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक हमारे पास ओव्यूल है, हमारे पास ओव्यूल है। ओव्यूल के पास हमने ऑलरेडी देखा है चलाजा एंड होता है, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, इसके 2 इंटेगुमेंट होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। और उसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर न्यूसेलस सेल होते हैं। लेकिन इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर एग्जांपल कि जैसे ये प्लासेंटा है और इस प्लासेंटा से यहाँ पे फ्यूनिकल एराइज हुआ है। ये जो स्टॉक है इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। तो इसके फ्यूनिकल का डायरेक्शन ऐसा है और माइक्रोपाइल का डायरेक्शन ऐसा है। तो इस डायरेक्शन के बेसिस पे इसके कुछ टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें हमें हमारे सिलेबस में एनाट्रोपस ही पढ़ना है। तो सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि इसका जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एट्रोपस से समझ में आएगा, इसका फ्यूनिकल यहाँ पे, ठीक है, और ये स्ट्रेट है, और यहाँ पे ओव्यूल कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। तो इसका टिप वाला पार्ट ये हो गया और बेस वाला पार्ट ये हो गया। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जो बेसल पार्ट बेस होता है ओव्यूल का वो चलाजा एंड होता है, और टिप वाला पार्ट जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो होता क्या है जनरली यहाँ पे कि जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से यहाँ पे ये जो ओव्यूल है वो ट्विस्टेड हो जाता है 180 डिग्री ट्विस्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस, जो बेस एरिया है चलाजा एंड है वो ऊपर की तरफ चला गया और माइक्रोपाइलर एंड आपको नीचे दिख रहा है। तो आपको जनरली याद रखना है कि हमें एनाट्रोपस टाइप पढ़ रहा है ओव्यूल, बाकी सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात समझना है कि हमें ओव्यूल के अंदर क्या मिलता है भाई, तो न्यूसेलस मिलता है।
ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़े हैं कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूसेलस सेल होते हैं। तो न्यूसेलस सेल से फिर क्या होगा भाई, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूसेलस सेल से ही फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, और फीमेल गेमेटोफाइट में जो होता है वो फीमेल गेमिट बनता है। कैसे बनता है, तो जैसे देखो ये जो न्यूसेलस सेल है, यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजा एंड है, चलाजा एंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर एंड है उस साइड पे एक जो सेल होता है न्यूसेलस का वो डेवलप होता है। सिर्फ एक सेल, एक ओव्यूल में एक ही ऐसा सेल है जो डेवलप होता है, डेवलप होकर अपना साइज इंक्रीज करता है, इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखता है जो कि आपको इस डायग्राम में दिखेगा। तो यहाँ पे देखा गया क्या कि सिर्फ एक सेल, वो भी कौन सा साइड का, जो माइक्रोपाइलर एंड का है वही आपको दिखेगा। माइक्रोपाइलर एंड में एक न्यूसेलस सेल डेवलप हो गया और इसको बोलते हैं डेवलप होकर क्या बनाता है, डेवलप हुआ, डेवलप टू फॉर्म MMC, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मतलब एक मेगा स्पोर मदर सेल डेवलप हुआ किससे, न्यूसेलस से। तो न्यूसेलस से क्या बना, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट में MMC भी बोलते हैं। तो यहाँ पे, और ये ध्यान रखना है माइक्रोपाइलर एंड साइड पे ही बना है मेगा स्पोर मदर सेल। और ये भी ध्यान रखना है कि ये एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल में एक ही मेगा स्पोर डेवलप होता है। ये ध्यान रखना है, एक ओव्यूल में एक ही मेगा स्पोर डेवलप होता है। अब ये जो मेगा स्पोर है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, MMC में मियोसिस डिवीजन होता है। तो सबसे पहले मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 होगा MMC में, मियोसिस 1 MMC में होगा। तो यहाँ पे 2 सेल बनते हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ उस साइड पे एक छोटा सा सेल बना है और जो उसके नीचे है एक बड़ा सा सेल बना है। मतलब मियोसिस 1 होता है तो 2 सेल बनते हैं जिसको मेगा स्पोर डायड बोलते हैं। और इसके सराउंडिंग में न्यूसेलस होता है, मतलब न्यूसेलस के बाकी सेल्स होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, न्यूसेलस मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, तो ऑब्वियसली बात है ये जो मेगा स्पोर डेवलप हो रहा है इसी डेवलपिंग मेगा स्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देन ये जो डायड मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर डायड, अब इसमें डिवीजन्स होता है। कौन सा डिवीजन्स, तो फिर से वो मियोसिस 2 होता है। यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और मियोसिस 2 जब कंप्लीट होता है तो देखा गया क्या, यहाँ पे 4 सेल बनते हैं। जैसे माइक्रो स्पोर टेट्राड बनता था ना, वैसे ही यहाँ पे मेगा स्पोर टेट्राड बनता है। यहाँ पे आपको 4 सेल दिख रहे हैं तो यहाँ पे मेगा स्पोर टेट्राड बन गया। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आता है, वो चेंज क्या है, तो माइक्रोपाइलर एंड के साइड पे जो 3 छोटे छोटे मेगा स्पोर बने हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा छोटे छोटे जो मेगा स्पोर बने हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब बेकार के हो जाते हैं, वो कोई काम के नहीं रहते। सिर्फ एक ही मेगा स्पोर जो है वो कौन सा आपको ध्यान रखना है, चलाजल एंड का। चलाजल एंड का जो मेगा स्पोर है, अब ये मेगा स्पोर टेट्राड बन गया तो मेगा स्पोर टेट्राड, इसमें से 3 रप्चर हो गए, सिर्फ एक मेगा स्पोर, सिंगल मेगा स्पोर बचता है, सिंगल मेगा स्पोर बचता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूसेलस सेल से यहाँ पे मेगा स्पोर कैसे बना, पहले मेगा स्पोर मदर सेल बना, मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, देन माइक्रो मेगा स्पोर टेट्राड बना और मेगा स्पोर टेट्राड में 3 मेगा स्पोर हैं वो डिजनरेट हो गए, सिर्फ सिंगल मेगा स्पोर बचा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। देन अभी यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ मेगा स्पोर बना है जिसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें एक और टर्म आता है कि हम हर एक सेल का प्लॉइडी बताएं, तो ऑब्वियसली बात है हम इसका प्लॉइडी बताएंगे, तो एक एक करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे ओव्यूल में कौन सा सेल है, न्यूसेलस सेल है, ओव्यूल में न्यूसेलस सेल है। तो न्यूसेलस सेल की जो प्लॉइडी होती है, जैसे मेन प्लांट बॉडी है ये ध्यान रखना, और मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म का कैसा होता है, 2n होता है, मतलब कि डिप्लॉयड होता है। तो न्यूसेलस सेल तो 2n होता है। देन न्यूसेलस सेल से सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है, कोई डिवीजन नहीं हुआ है, माइटोसिस डिवीजन भी नहीं हुआ है, मियोसिस भी नहीं हुआ है, सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है न्यूसेलस सेल का। माइटोसिस होता तो प्लॉइडी सेम ही होता, लेकिन मियोसिस भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डेवलप होकर क्या बना है MMC, तो MMC की भी प्लॉइडी कितनी होगी, 2n ही होगी। देन अब हमने देखा कि जो MMC है, MMC में क्या हुआ, मियोसिस 1 हुआ, MMC में मियोसिस 1 हुआ। तो मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो रिडक्शनल डिवीजन में प्लॉइडी हाफ हो जाती है। इस वजह से मेगा स्पोर डायड, अब मेगा स्पोर डायड 2 सेल बना, एक सेल ऊपर दूसरा सेल नीचे, तो इसकी एक प्लॉइडी और इसकी एक प्लॉइडी अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसका प्लॉइडी 2n होगा, इसकी प्लॉइडी अब कितनी हो जाएगी, n और n हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेगा स्पोर डायड की भी प्लॉइडी कितनी होगी, n हो जाएगी, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 सेल हैं तो इसकी प्लॉइडी n और इसकी प्लॉइडी n। ठीक है, फिर वैसे ही मियोसिस 2 हुआ, तो मियोसिस 2 हमें पता है कि मियोसिस 2 जस्ट लाइक अ माइटोसिस होता है, तो यहाँ पे भी प्लॉइडी चेंज नहीं होगी। तो प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, तो मेगा स्पोर टेट्राड जो बना है इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, n ही होगी, इसकी प्लॉइडी n होगी। तो 4 सेल बने हैं, सबकी प्लॉइडी n n
एन और एन होगी। तो यहाँ तो 3 सेल तो डीजनरेट हो जा रहे हैं भाई, बेकार के हैं, सिर्फ बचता है मेगा स्पोर। तो जो सिंगल मेगा स्पोर है, इस सिंगल मेगा स्पोर की पोलैरिटी जो होती है वो एन होती है, ये ध्यान रखो। सिंगल मेगा स्पोर जो बचता है किधर किस साइड वाला मेगा स्पोर बचता है, तो चलाजल एंड वाला मेगा स्पोर रिमेन रह जाता है। बाकी जो होते हैं माइक्रोपाइलर एंड का जो मेगा स्पोर है वो डीजनरेट होता है, सिर्फ चलाजल एंड का मेगा स्पोर रिमेनिंग रहता है, एक्टिव रहता है। अब हम देखेंगे कि जो एक्टिव मेगा स्पोर बचा हुआ है वो एक्टिव मेगा स्पोर फर्दर डिवाइड होता है। जो एक्टिव मेगा स्पोर बचा हुआ है चलाजल एंड पे वो सिंगल मेगा स्पोर, ये मेगा स्पोर अब इसमें कुछ डिविजन्स होते हैं। कैसे डिविजन्स होते हैं, क्या होता है, हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस मेगा स्पोर में 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस है वो मेगा स्पोर का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। यहाँ पे मेगा स्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, लेकिन कैसे डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होता है। तो पहला माइटोसिस हुआ, माइटोसिस, यहाँ पे एक माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बना, ठीक है, 2 सेल बना। फिर उसके बाद इसमें दूसरा माइटोसिस होता है। अब एक माइटोसिस यहाँ पे हुआ, एक माइटोसिस यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे दूसरा माइटोसिस होगा, माइटोसिस, तो दूसरा माइटोसिस होगा तो फिर 2 से 4 सेल बन जाएंगे। और फिर जब तीसरा माइटोसिस होगा तो 4 से 8 सेल बन जाएंगे। यहाँ पे 3 माइटोसिस डिवीज़न होता है और 3 माइटोसिस डिवीज़न से टोटल यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस जो होते हैं इनका अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होकर ये सेल में कन्वर्ट होते हैं। तो देखा गया कि माइक्रोपाइलर एंड के साइड पे 3 सेल चले गए, 3 न्यूक्लियस चले गए, और 3 न्यूक्लियस जाने के बाद माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे 2 सेल बनाए सिनर्जिड और 1 सेल बनाया एग, 1 सेल बनाया एग, जिसको एग को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। तो हमें समझ में आया कि 3 सेल तो ऊपर चले गए और 3 सेल चलाजल एंड पे चले गए, जिसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, 3 सेल किधर गए, माइक्रोपाइलर एंड साइड, जो कि जिसमें से 3 सेल में 2 सेल जो हैं वो सिनर्जिड बनाए और 1 सेल एग बनाए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये जो है ये एक सेल है और साइड में आपको एक सिनर्जिड इधर, एक सिनर्जिड इधर, 2 सिनर्जिड दिख रहे हैं। देन 2 न्यूक्लियस सेंटर पे ही रहता है, 2 न्यूक्लियस सेंटर पे ही रहता है। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड नहीं होता, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, और दोनों न्यूक्लियस मिलके क्या बनाता है, सेंट्रल सेल। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल सेल की जो प्लॉइडी होती है वो n+n होती है, 2n नहीं होती है, ध्यान रखना। n+n मतलब हैप्लॉइड ही होता है। सेंट्रल सेल के पास न्यूक्लियस 2 है, लेकिन ये न्यूक्लियस कंबाइंड नहीं हुआ है, इसलिए इसकी प्लॉइडी n+n होता है। ये बाद में कंबाइंड होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, देखेंगे हम वहाँ पे। देन 3 रिमेनिंग सेल बचे वो यहाँ पे चलाजल एंड पे चले जाते हैं, चलाजल एंड साइड में, और इसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि एक मेगा स्पोर से यहाँ पे 8 सेल बने और 8 सेल का रीअरेंजमेंट होके यहाँ पे सिनर्जिड और एग बना। अब यहाँ पे जो 2 सिनर्जिड बने, 2 सिनर्जिड जो बने हैं प्लस एक एग बना है, इस दोनों को मिला के हम बोलते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस। ये ध्यान रखना, एग एपरेटस में क्या आता है, 2 सिनर्जिड और एक सेल आते हैं, और यहाँ पे जो चलाजल एंड है यहाँ पे एंटीपोडल सेल बनते हैं। अब ये जो 8 सेल हैं इनका हम देखेंगे, इनका अरेंजमेंट हम देखेंगे इन ओव्यूल। तो इस फाइनल स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। ध्यान रखना कि ये जो एम्ब्रियोसेक है इसी का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सेल है जिसको क्या बोलते हैं, फीमेल गेमिट बोलते हैं। इस एक सेल को फीमेल गेमिट बोलते हैं। और एम्ब्रियोसेक क्या है, ये कंप्लीट सेल, इस कंप्लीट सेल का नाम है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक सेंट्रल सेल बना, तो आप टोटल इसमें एम्ब्रियोसेक में टोटल सेल काउंट करोगे तो 3 सेल तो एंटीपोडल सेल के हो गए, ठीक है, और 2 सिनर्जिड और एक सेल, 6 सेल हो गए। और जो सेंटर पे सेल है ये सिर्फ एक ही सेल है, तो 7 सेल हो गए। लेकिन न्यूक्लियस काउंट करोगे तो 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल के, 3 न्यूक्लियस एग एपरेटस के, प्लस 2 न्यूक्लियस जो हैं वो सेंट्रल सेल के हैं। तो टोटल न्यूक्लियस जो होते हैं वो 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। टोटल न्यूक्लियस 8 होते हैं और सेल कितना होता है, 7 होता है। इसीलिए इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, या फिर 8 न्यूक्लिएट 7 सेल बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि अब इसी को हम इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो हमें समझ में आया कि ये जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के साइड जो 3 सेल दिख रहे हैं ये क्या है, एग एपरेटस है। देन ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या है, सेंट्रल सेल। देन ये जो दिख रहा है आपको चलाजल एंड पे दिख रहा है, क्योंकि ये चलाजल एंड है, तो चलाजल एंड पे क्या होता है, एंटीपोडल सेल। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, या फिर इसी का दूसरा नाम है
फीमेल गेमिटोफाइट। आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम एक एक करके जितने भी कंसेप्ट मैंने अभी समझाया आपको एक एक करके एनसीईआरटी लाइन से पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा डीप में समझ में आ जाएगा। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस ऑब्वियसली बात है, नाम से ही क्लियर है कि इस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ऑलरेडी हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया। मेगा स्पोर बनता है, मेगा स्पोर में मियोसिस होता है, एक मियोसिस हुआ तो 2 बनेगा, 2 से फिर दूसरा मियोसिस होगा तो 4 बनेगा, और 4 में से 3 क्या होता है, रप्चर हो जाता है, तो सिर्फ एक ही मेगा स्पोर बचता है। यहाँ तक कि मेगा स्पोर तक के फॉर्मेशन को हमने क्या बोला, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोला। ध्यान रखना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस यहीं तक के प्रोसेस को बोलते हैं। उसके बाद के प्रोसेस से क्या बनता है, फीमेल गेमिटोफाइट बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर होता है, और डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक बनाता है, और एम्ब्रियो सेक जो बना, एम्ब्रियो सेक को ही क्या बोलते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। मतलब मेगा स्पोर से क्या बना भाई, मेगा स्पोर से फीमेल गेमिटोफाइट बनना कैसे होगा, एक मेगा स्पोर से एक फीमेल गेमिटोफाइट ही बनता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जैसे हमने देखा था कि स्पोरोजीनस में बहुत सारे स्पोरोजीनस क्या बनाते थे, बहुत सारे पोलन मदर सेल बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ एक ओव्यूल में एक ही एमएमसी बनता है, लेकिन स्पोरोजीनस में बहुत सारे स्पोरोजीनस सेल बहुत सारे पीएमसी बनाते हैं और बहुत सारे पोलन ग्रेन बनते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन, एक स्पोरोजीनस एक सैक में, पोलन सैक में बहुत सारे पोलन ग्रेन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ओव्यूल में सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सेक बनता है। आपको ध्यान रखना है, एक ओव्यूल में सिर्फ सिंगल एम्ब्रियो सेक बनता है, एक ओव्यूल में एक मेगा स्पोर से एक ही एम्ब्रियो सेक बनता है, जिसको फीमेल गेमिटोफाइट हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पे एक पॉइंट था कि लोकेटेड इन द न्यूसेलस द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गेमिटोफाइट एंड ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म फ्रॉम ए मेगा स्पोर। अब ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि एक ओव्यूल में जनरली सिंगल एम्ब्रियो सेक ही फॉर्म होता है फ्रॉम 1 मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर बनने को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। आपको समझ में आया कि एक ओव्यूल में एक ही मेगा स्पोर मदर सेल बनता है, वो भी माइक्रोपाइलर एंड पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया, एक ही मेगा स्पोर मदर सेल बनता है। लेकिन स्पोरोजीनस सेल से ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे पोलन मदर सेल बनते हैं और बहुत सारे पोलन ग्रेन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इट इज़ ए लार्ज कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल बना है, इस डायग्राम में देखो, ये जो मेगा स्पोर बना है इसके पास साइटोप्लाज्म जो होता है वो कंडेंस होता है और इसका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। एमएमसी में मियोटिक डिवीजन होता है एंड जब मियोटिक डिवीजन होगा तो ऑब्वियसली बात है 4 सेल बनेंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर मियोसिस के रिजल्ट से बनते हैं। अब 4 मेगा स्पोर में 3 मेगा स्पोर क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मेगा स्पोर बचता है और वो मेगा स्पोर जो होता है वो चलाजल एंड वाला मेगा स्पोर रिमेनिंग रहता है। आपको ध्यान रखना है। चलो आगे पॉइंट है कि फीमेल गेमिटोफाइट। तो ऑब्वियसली बात है, हमने देखा कि जो मेगा स्पोर है, एक मेगा स्पोर जो चलाजल एंड पे बचा है, एक मेगा स्पोर चलाजल एंड पे जो बचा है, ये डेवलप होता है और डेवलप होके 3 माइटोसिस डिवीजन डेवलप होके पहले 8 न्यूक्लियस बनाता है और 8 न्यूक्लियस ये अरेंज होके 7 सेल बनाते हैं और फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनता है जिसमें कि 3 एंटीपोडल सेल और एक सेंट्रल सेल जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक एग एपरेटस बनता है जिसमें 2 सिनर्जिड और एक एग होता है। तो यहाँ पे देखा गया क्या कि जो मैच्योर फीमेल गेमिटोफाइट है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक और इसके पास 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन होता है। तो अगला पॉइंट है कि इन द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर 3 डिजेनरेट एंड ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमिटोफाइट। मतलब सिर्फ फंक्शनल मेगा स्पोर क्या बनाता है, फीमेल गेमिटोफाइट बनाता है जिसका दूसरा नाम एम्ब्रियो सेक है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक। अब ध्यान रखना है कि सिर्फ एक मेगा स्पोर से एक एम्ब्रियो सेक बनना है, इसीलिए इसको क्या बोला है, मोनोस्पोरिक बोला है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। लेटेस्ट स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इन लिटिल डिटेल। ये सब आप पढ़ोगे तो आगे समझ में आएगा कि द न्यूक्लियस फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड माइटोटिकली। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनाएगा, मूव टू अपोजिट पोल, 2 न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, देन फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। देन उसके बाद दोनों फिर से एक माइटोटिक डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, तो 4 न्यूक्लियस बनेगा, 4 से 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगा और उसके बाद देखा गया कि दीज माइटोटिक डिवीजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। देन दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है इमीडिएटली। कब होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, तो आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन
leading to the organization of typical female gametophyte या embryo sac. Observe the distribution of cell inside the embryo sac. The 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. ये ध्यान रखना है, 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall, जो कि 3 माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं, 3 चलाजल एंड पे चले जाते हैं जिसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और वो फिर क्या होते हैं, सेल वाल से सराउंडेड होते हैं एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल. तो 6 सेल बन गए. देन द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाइज होते हैं, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस. ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस के नीचे रहते हैं इन द लार्ज सेंट्रल सेल. ठीक है, अब ये ध्यान रखना है. अब आप डायग्राम, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में ये रियल डायग्राम ये होता है. तो एग जो है माइक्रोपाइलर एंड पे है, तो एग के नीचे ही क्या होता है, सेंट्रल सेल होता है. ध्यान रखना हमेशा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. तो जो सेंट्रल सेल होता है वो बिलो द एग एपरेटस होता है, नॉट द एंटीपोडल सेल, क्योंकि जब आप डायग्राम को उल्टा करके समझोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. Next point है, there is a characteristic distribution of cell within the embryo sac. 3 cell group together at micropylar and constitute the egg apparatus. Egg apparatus में obviously मैंने बताया कि 2 synergid होते हैं और एक egg cell होता है. ये ध्यान रखना, egg apparatus भी नीट में पूछा गया है. Egg apparatus means 2 synergid and egg cell जो कि micropylar end पे होते हैं. Then the synergid have a special cellular thickening. ये important point है, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा है. The synergid have a special cellular thickening at the micropylar end called filiform apparatus. Synergid के पास एक filiform apparatus होता है. अब filiform apparatus का फंक्शन क्या होता है, तो ये भी नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड. पोलन जब जर्मिनेट होगा वो हम बाद में समझेंगे, मैं फिर से बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब पोलिनेशन पढ़ूंगा, फर्टिलाइजेशन बताऊंगा. तो वहाँ पे एक पोलन ट्यूब बनता है जो मेल गेमिट को एग के पास लेके जाता है. तो यही सिनर्जिड जो है वो हेल्प करता है. सिनर्जिड के पास जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस एक रास्ता है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन से मेल गेमिट अंदर जाता है एग के पास. 3 सेल आर एट द चलाजल एंड जिसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं. देन द लार्ज सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं. ध्यान रखना, जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और पोलर न्यूक्लियाई n+n के फॉर्म में होते हैं. पोलर न्यूक्लियाई जो होता है n+n के फॉर्म में होता है, नॉट 2n. ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एम्ब्रियो सेक बनता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी, जिसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल. आपको समझ में आ गया होगा कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कैसे हुआ. तो 7 सेल मतलब 3 सेल एग एपरेटस के, 3 सेल एंटीपोडल के एंड देन एक सेंट्रल सेल. ठीक है, और न्यूक्लियस कितने, तो 3 एग एपरेटस के न्यूक्लियस, 3 एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस. तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल. ये भी नीट में आया हुआ है कि मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक क्या होता है, तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल होता है. अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स मैं साइड में लिखा हूँ. तो मोनोस्पोरिक मैंने बताया कि एक मेगा स्पोर से जो एम्ब्रियो सेक बनता है उसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं. ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. लेकिन कुछ पोलीगोनम टाइप भी होते हैं या फिर मोनोस्पोरिक के पोलीगोनम टाइप और ओइनोथेरा टाइप, ये आपको ध्यान नहीं रखना है. जो हम जनरली पढ़ते हैं पोलीगोनम टाइप जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है. ठीक है, ओइनोथेरा टाइप हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आप इसको नोट कर सकते हो. 4 सेल 4 न्यूक्लिएट होते हैं, यहाँ पे एंटीपोडल सेल एब्सेंट होता है, तो ये ध्यान रखो. देन मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नोट किया इंटेगुमेंट के बारे में. ये नीट में नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ. जैसे कुछ स्पेशल इंटेगुमेंट बनते हैं. इंटेगुमेंट मैंने बताया ओवरी का तो कवरिंग होता है. तो एक होता है एरिल. एक थर्ड इंटेगुमेंट होता है जो कि फ्यूनिकल से डेवलप होता है, और ये किस में पाया जाता है, लीची में पाया जाता है. आपने लीची जो खाते हो ना, लीची का जो एडिएबल पार्ट होता है एक्चुअल में वो थर्ड इंटेगुमेंट होता है जिसको एरिल बोलते हैं. एंड दूसरा जो होता है वो कारअंकल होता है, जो आउटग्रोथ होता है इंटेगुमेंट का ओवर द माइक्रोपाइल. ये कहाँ पाया जाता है, तो कैस्टर में पाया जाता है जिसका साइंटिफिक नाम है रिसिनस कॉम्युनिस. तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, एक एरिल होता है और दूसरा कारअंकल होता है. ये पूछा नहीं जाता है, कभी नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है. देन टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट. तो जब इंटेगुमेंट नहीं रहता है तो ये एटेगमिक बोलते हैं. 2 इंटेगुमेंट तो बाईटेगमिक. एक टेगमेंट होता है मतलब सिंगल लेयर होता है तो यूनिटेगमिक. 2 होता है तो बाईटेगमिक, और एब्सेंट होता है तो एटेगमिक. इसके एग्जांपल्स आप ध्यान रख सकते हो. कभी नीट में पूछा नहीं और नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है. तो अभी तक हमने क्या बनाया, मेल गेमिटोफाइट बनाया, फीमेल गेमिटोफाइट बनाया. अब हम क्या करेंगे, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट को मिलाएंगे. जैसे मैंने बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या करना है, तो पहला काम तो गेमिट फॉर्मेशन, दूसरा काम गेमिट ट्रांसफर. तो गेमिट ट्रांसफर जो होता है इसको बोलते हैं पोलिनेशन, जो कि हम 3rd लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन. और पोलिनेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइप ऑफ प्लांट समझने पड़ेंगे कि डायोसियस प्लांट क्या होते हैं और मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं, फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. तो पोलिनेशन समझ में आएगा. अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. ये आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है. ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, स्टे मोटिवेटेड एंड डू हार्ड वर्क योर ड्रीम कॉलेज.